नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं सूरज चतुर्वेदी जी, जिन्होंने नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से क्रैक किया है। बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी आपका स्टडी आईक्यू पे। धन्यवाद मैम। सूरज जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? मैं आजमगढ़ यूपी के एक गांव बोहना का रहने वाला हूं और मैं इसके अलावा मैं भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। न तो मतलब कोई ऐसा बहुत ज्यादा हाई क्लास का कोई ऑफिसर मेरे घर में है या जो भी है। तो जैसे आमतौर पे कोई भी लड़का नेट जेआरएफ की तैयारी करता है जो कि ये चाहता है कि उसकी पीएचडी के लिए ठीक ठाक फेलोशिप उसको मिल जाए और आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू कर पाए। तो सेम वही आदत मेरी भी है मैम। सूरज जी, हम सबसे मैं चाहती हूँ आप शेयर करें कि क्या आपने बैचलर्स कहाँ से किया, मास्टर्स कहाँ से किया? मैम बैचलर से भी पहले मैंने साइंस साइड से मैथ्स स्ट्रीम के साथ मैंने अपना जेएनवी गाजीपुर से 12th किया है, ठीक है। और उसके बाद मैं एक साल बीएचयू में भी रहा। बीएचयू से मैंने बीए के लिए एडमिशन लिया था मैंने, बट उसके बाद मैं छोड़ करके वहां से दोबारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही मैंने अपना बीए भी किया और वहीं से एमए भी किया। अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें तो नेट जेआरएफ की मोटिवेशन कहाँ से? क्या ये हमेशा ऐसा था कि आपको नेट जेआरएफ क्रैक करना है? नहीं मैम, ये चीजें तो मेरे दिमाग में थर्ड सेमेस्टर में आई थी जो एमए में थे। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं साथ के, तो उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में नेट का एग्जाम दिया था और कई सारे लड़कों ने नेट क्वालिफाई कर लिया था। तो जब वो क्लास में आते तो बड़ी उनकी रिस्पेक्ट होती थी, अरे यार इसने तो नेट क्वालिफाई किया है। तो मुझे उस टाइम तक कोई आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मैंने जब अपनी बीए की पढ़ाई कर रहा था मैं, तो मेरा एक मोटो था जो कि मुझे बीए में 60% नंबर लेके आने हैं बस, ताकि फर्स्ट डिवीजन हो जाए। अनफॉर्चुनेटली फाइनल एग्जाम में कुछ ऐसा हुआ कि मैं एग्जाम को बीच में छोड़ के आ गया। मतलब 10-15 मिनट के बाद ही मैं छोड़ के आ गया एग्जाम को, और मेरे 59 पॉइंट कुछ परसेंट मार्क्स बने हुए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरा सेकंड डिवीजन ही पास किया मैं बीए। तो इसके बाद मेरे मन में था कि हाँ मैं एमए में मुझे अच्छा करना है, ओके। बट एमए में ये नहीं था कि मुझे आगे जाके पीएचडी करनी है या ऐसा करना है। मतलब एक इमीडिएट ऐसा कुछ नहीं सोचे थे कि हाँ पीएचडी करनी ही है मुझे। बट जब दोस्तों का वो देखता था कि हाँ ये नेट क्वालिफाई हुआ, मैं सोचा ये क्या होता है, थोड़ा मैं भी देखूं क्या होता है। मैंने इसका सिलेबस उठाया और मतलब जैसे देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, सिलेबस हो गया। तो इसमें से बहुत सारी चीज तो मैंने पहले ही पढ़ रखी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको एग्जाम दे के देखते हैं नॉर्मली कि क्या होता है। तो मुश्किल से मैंने 1 महीने की प्रिपरेशन की थी उस टाइम पर। मतलब मुझे याद है कि 2 दिसंबर 2019 को एग्जाम था हम लोग का, तो जो पहली बार मैंने दिया था। तो अक्टूबर में, मैं 27 अक्टूबर के आसपास, दिवाली थी, दिवाली के बाद में जब घर से वापस दिल्ली आया तो मैं तैयारी करना शुरू किया, मतलब 1 महीने के आसपास। तो वो जब मैंने एग्जाम दिया उसमें मेरा एक क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि अरे यार ये तो इतना इजी एग्जाम है और मतलब थोड़ा सा तैयारी करे तो निकल सकता है। थोड़ा दुख तो हुआ था मैम कि हाँ एक दो क्वेश्चन जब रह जाता है तो बहुत दुख होता है कि फिर से हमें एक बार फिर से उतनी मेहनत करके 6 महीने 7 महीने पढ़ना पड़ेगा। बट वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैंने सोचा कि नहीं यार इसको करते हैं। सेकंड थिंग ये कि एक एज आती है आपके एमए का मास्टर्स करने के बाद, जब घर से भी दबाव आना शुरू हो जाता है कि भाई अब क्या करोगे, अब तो कोई जॉब वॉब ढूंढो, कुछ करो, या कुछ सिलेक्शन तुम्हारा कहीं नहीं हुआ, तुम इतनी तैयारी कर रहे हो। तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए जो भी फेलोशिप अमाउंट मिलती है आपको इतनी इनफ होती है कि हाँ एटलीस्ट आप उस टाइम पर घर से पैसा लेना बंद करके अपने दम पर कुछ कर पाए। तो एक ये मोटिवेशन था। बट ऐसा कुछ बहुत पहले से नहीं डिसाइडेड था, जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो कि बीए में या एमए में क्लियर रहते हैं। मैं मतलब ये चलता गया और मिलता गया, बस ऐसे टाइप में। बिल्कुल, आप चलते गए और रास्ता आपको मिलता गया और शायद मंजिल भी आज आपको मिल ही गई है। सूरज जी, अब पूछना चाहते हैं नेट जेआरएफ की स्ट्रैटेजी, इस एग्जाम को आपने अप्रोच कैसे किया? नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए मैं चूंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पहले, और तो उस टाइम पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की थी। जब मैंने सिलेबस उठाया और देखा तो देखा कि इसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट कवर कर रखा है। बस मुझे उन सेक्शन में मेहनत करनी है जहां पर मैंने कभी नहीं पढ़ाई की है। जैसे पेपर 1 में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, इन 3 यूनिट को ज्यादा प्रिपेयर करना था मुझे। बाकी तो मतलब मोर और लेस हमने पढ़ा ही हुआ था, तो उसकी उतनी जरूरत नहीं थी। सेम ऐसे ही पेपर 2 में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। ग्रेजुएशन टाइम पर मेरा एक सिंपल सा एम था कि कैसे भी पास हो जाना है, ठीक है।
तो एग्जाम से जैसे होता है 4-5 दिन पहले मैंने वो कोई होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं एकदम टॉप करते रहते हैं, शुरुआत से 12th टॉप किया, 10th टॉप किया, बीए में गोल्ड मेडलिस्ट, तो ऐसा कभी नहीं था मैं। अब मैंने जैसे मेंशन किया था कि मेरा बीए में सेकंड डिवीजन हुआ है, ठीक है। तो उस टाइम पर मेरी एक स्ट्रेटजी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लूं और पास हो जाऊं, मतलब 4-5 क्वेश्चन छांट लूंगा, यही आएगा एग्जाम में, इसको रट के कैसे भी पास हो जाऊं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखने की आदत थी, मैंने यही यहाँ पर भी अपनाया कि देखता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे क्या आ रहे हैं और उसमें से किस टॉपिक पर से कितना डीप में आता है। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ मैम कि कोई टॉपिक होता है ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हमें उसको इतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। अब मतलब किसी भी टॉपिक पे पढ़ने के लिए तो हम 2-3-4 घंटे 10 घंटे भी लगा सकते हैं उसको पढ़ने के लिए, बट हम जब जान जाते हैं कि इसमें से इतना से ज्यादा नहीं पूछने वाला है, तो हमारी प्रिपरेशन ईजी हो जाती है। सेम यही चीज था जब मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी की, तो पॉलिटिकल साइंस में मैंने यही ध्यान दिया कि कोई थिंकर हो गए, चाहे वो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के हो गए, तो इन दोनों में आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, इनकी बुक्स से आ रहे हैं, इनकी लाइफ से आ रहे हैं, और इनके जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज उन्होंने दिया वो उससे आ रहे हैं। तो बस इतना ही प्रिपेयर करना था और बहुत ज्यादा कोई डीप में जाके हर यूनिट के लिए एक एक बुक पढ़ने की इतनी मुझे जरूरत नहीं लगी। हम पेपर वन की स्ट्रैटेजी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी ओवरऑल? मैम पेपर वन की जहां तक बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो स्टार्टिंग का यूनिट होता है ना, तो हम लकी हैं कि इसके लिए केवीएस मदान सर की एक बुक है जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखी गई है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पेपर वन के लिए केवीएस मदान को छोड़ के कोई भी एक्स्ट्रा बुक कहीं से भी कोई रेफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम वो पूरा का पूरा यूनिट ही कॉमन सेंस बेस्ड है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक टीचर होते हैं तो आप स्टूडेंट्स को समझाने के लिए क्या ऐसा अच्छा काम करते हैं कि उनको आराम से समझ में आ जाए, या आप खुद को एज ए स्टूडेंट रख के देखिए कि जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे तो आपको कौन सी चीजें ठीक नहीं लगती थी, जो आपको वैसे नहीं किसी और तरीके से होनी चाहिए थी। तो जब आप खुद अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो ऑटोमेटिकली उसके बहुत सारे आंसर तो ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा केवीएस मैदान में हर यूनिट के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल भी फॉलो किए थे। जैसे मेरी हमेशा से याद रही है मैम कि मैं कोई भी बुक उठाता हूँ सिलेबस के हिसाब से, कोई इस पर वीडियो देख लिया और साथ में उसको बुक अंडरलाइन करते जाता हूँ जो भी होता है। मैंने इसके लिए कभी बहुत खास नोट्स नहीं बनाए थे पेपर वन के लिए, ठीक है। तो केवीएस मैदान हो गई और एक चैनल था मुझे याद है डायनामिक स्टडी करके यूट्यूब पर था, तो मैंने उनसे यूनिट नंबर 1-2 और ये 7 वगैरह 6 यूनिट नंबर 6 ये मैंने अच्छे से कवर कर लिया था। बाकी यूनिट के लिए मैंने तैयारी नहीं की थी अलग से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सी सैट की कोचिंग वगैरह में जीएस में पढ़ रखा था उसे। लेकिन जो बच्चे सिर्फ नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन सब का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज साइड के होते हैं, वो डरते हैं कि सर इसमें मैथ्स आता है, ठीक ना, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हमारी रीजनिंग कमजोर है। तो सिंपल मैथ जो भी होता है वो 10th के लेवल का आता है। आप कह सकती हैं कि मैंने भी 12th भले से किया है पीसीएम से, लेकिन उसके बाद मैंने कभी कोई मैथ की अलग से कोई क्लास नहीं किया, ना तो कोई कभी प्रैक्टिस किया। मतलब उस प्रैक्टिस करने के नहीं करने के बाद भी जब मैंने एग्जाम दिया पहली बार, मतलब बिना किसी प्रैक्टिस के भी, तो भी ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे जो कि आपको अलग से करने पड़े, डेली प्रैक्टिस करना पड़े, या उसके कोई कोचिंग की जरूरत है। वो 10th लेवल के होते हैं, हर इंसान 10th लेवल का मैथ पढ़ाई होता है। फिर भी अगर आपको टफ लगता है तो आप जैसे रेशियो हो गया, रेशियो या एवरेज हो गया, इन टॉपिक के ऊपर किसी भी एसएससी बैंक रेलवे की कोई कोचिंग हो तो उसका आप वीडियो देख लीजिए, आधे घंटे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपर वन के लिए केवीएस मैदान में ही पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर यूनिट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप उतना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मोर देन इनफ है। सेकंड थिंग मैम कि हर चीज बुक से नहीं गेन की जाती है, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कॉमन सेंस होते हैं, तो पेपर वन में ये ज्यादा मैटर करता है। ये तो बात रही पेपर वन की। अब हम पेपर टू की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ठीक है मैम। तो पेपर टू की जहां तक मुझे याद है तो मैंने उसके लिए भी बहुत कोई खास बुक नहीं रेफर की थी। ये कोई हीरो बनने की बात नहीं है कि मतलब मैं कभी पढ़ाई नहीं ऐसे ही हो गया, बट हाँ ये सच है कि मैंने इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं रेफर की थी। मैं अरिहंत को अपनी बेस बुक मानता था। अरिहंत बहुत अच्छी बुक नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत अच्छे से लिखा गया है, बट मैं मानता हूँ कि एक इतनी मोटी बुक में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही। तो जेआरएफ का एग्जाम बहुत डीप जाके पढ़ने का एग्जाम नहीं है, वो ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको सिलेबस के सारे पॉइंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए।
आपको बहुत डीप में नहीं जानना है कि कौन थिंकर ने उसके बारे में बोला क्या है। बस आप अगर इतना एसोसिएट कर पा रहे हैं कि लिबरलिज्म के साथ ये थिंकर एसोसिएटेड हैं, ठीक है, या फिर दीनदयाल उपाध्याय ने किसकी बात की थी, किसने चित्ती की बात की थी, ठीक ना, किसने सर्वोदय की बात की थी, किसने टोटल रिवॉल्यूशन की, किसने इन सब चीजों की बात की थी। अंबेडकर का हो गया जैसे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो आपको बहुत ज्यादा डीप में जाके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ही नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर ने लिखी है बस, तो ये इनफ होता है, इतना ही। इसके अलावा यूनिट नंबर 7 और 10 इन दोनों के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक इनफ है, जो इंडियन पॉलिटी है, ठीक ना, मैक्सिमम बच्चे उसको पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस चीज में सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास राजेश मिश्रा सर की बुक है। राजेश मिश्रा सर की बुक इनफ है जेआरएफ, पूरा पूरा जेआरएफ क्रैक करने के लिए इनफ है। और दूसरी बात ये, आपने इस सब्जेक्ट को 5 साल दिए हुए हैं, आपने बीए में पढ़ाई की है, एमए में पढ़ाई की है। इसके बाद अगर आपके पास राजेश मिश्रा सर की बुक है ना, तो आपको कहीं से भी अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप मेरी तरह है जिसने कभी बीए में पढ़ाई नहीं की है, ठीक ना, वो सिर्फ ऐसे ही पास होने के लिए पढ़ता रहा, तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऐसा बहुत खास कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, हाँ, बट मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का अच्छा यूज किया था। ऑल साइंस के लिए तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट हाँ जैसे कुछ सेक्शन होते हैं करंट अफेयर के होते हैं, तो उसके लिए शंकर आईएएस या विजन आईएएस का 365 आता है, वो आप रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको बुक ही पढ़नी है तो ओपी गाबा सर की बुक है। मैं मानता हूं कि अगर आप एक थिंकर की राइटिंग आपको समझ में आती है ना, तो आपको मैक्सिमम बुक उस थिंकर की ही पढ़नी चाहिए। जैसे कि ओपी गाबा सर की बुक पॉलिटिकल थॉट, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर सभी पर है, इन 5 यूनिट पर है। तो अगर आप इनको पढ़ ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा इजी रहेगा। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपको पेपर 2 की बात करें हम, तो यूनिट नंबर 1, 2, 3 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटी, ये 4 यूनिट अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो आईआर और पबएड का अगर थोड़ा आपको सुपरफिशियल नॉलेज भी होगा टू द पॉइंट, तो भी इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो कई सारी चीजें ओवरलैप कर रही थी, उससे आपको काफी हेल्प हुई। लेकिन जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या कोचिंग कितना जरूरी है उनकी प्रिपरेशन में? मैम कोचिंग डिपेंड करता है कि उस आदमी ने, उस लड़के ने कितना पढ़ाई पहले कर रखी है। सपोज दैट कि उन्होंने भी मेरी तरह ही बीए किया है नॉर्मली, ठीक है ना, तो तब तो शायद उनको कोचिंग की जरूरत पड़े। या अगर उन्होंने अच्छी से पढ़ाई की हुई है तो उनके जो ग्रेजुएशन के नोट्स हैं उतने ही इनफ होते हैं। मैं कहता हूँ इन्हें इवन मास्टर्स की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ढंग से किया हुआ है। जैसे लड़के क्या करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे बच्चे जेएनयू एमए की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने एमए एंट्रेंस एग्जाम के लेवल की पढ़ाई की है तो भी वो जेआरएफ निकालने के लिए इनफ है। सेकंड थिंग ये कि जैसे मेरा एक जूनियर है किशन पटेल नाम का, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेरा जूनियर था, तो वो मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था। मैं जेआरएफ के लिए एम कर रहा था, वो जेएनयू एमए के लिए कर रहा था। उसका जेएनयू एमए हो गया, इस साल से वो कर रहा है। बट मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि उसने जितना प्रिपरेशन की है अपने जेएनयू के लिए, उससे बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की बुक ढंग से पढ़ ली है, आप अपने यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाइए, आप मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। और एक यूनिट आता है पेपर 2 में, यूनिट नंबर 8 आता है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें सोशल मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट, इन सब के लिए आप नॉर्मल गूगल पे कर सकते हैं, इन सब पे आज लिस्ट आ जाती है। एक आप सिंपल सर्च करिए सोशल मूवमेंट यूपीएससी, मतलब इससे कुछ भी आपको सर्च करना है किसी टॉपिक पे, तो आप लास्ट में यूपीएससी डाल दीजिए, सर्च करिए आप, तो आपको किसी न किसी कोचिंग के ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई न कोई आपको टेबल मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसमें भी अच्छे खासे टेबल दिए हुए हैं, तो ये सब चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनपे मतलब इनफ प्लेंटी अमाउंट में बुक्स अवेलेबल हैं। तब उन बुक्स को डाउनलोड करके उनमें से ये जो लिस्ट है जहां पर मेंशन किया गया है, आप उसी सेक्शन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या उसको जैसे भी आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें टैब में, लैपटॉप में, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। होता क्या है कि मैम मान लीजिए कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं वो इस बात को इतना कॉम्प्लिकेट करके दिखाती है ना, कि जब तक आप कोई कोचिंग नहीं लेंगे तब तक आप ये नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी को जरूरत हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। इवन मुझे भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉवर्ड, ये दोनों सेक्शन मुझे बहुत टफ लगता था। और जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था तो शायद मेरा इसलिए नहीं रह गया, इसलिए रह गया एक क्वेश्चन से
क्योंकि मुझे ये दोनों टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मतलब मैंने छोड़ दिया था पूरा का पूरा। और ऑब्वियसली 3-4 सिली मिस्टेक्स ऐसी हुई थी जो मैंने एग्जाम में तो सही से क्लिक करके आया था वहां पर, फिर मुझे जो पता था, बट मैं जब मिलाया आंसर तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो मैं कोई और मार के आ गया हूँ। तो ये मिस्टेक अक्सर होती रहती है, और ये सारे मिस्टेक को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप टेस्ट सीरीज लगाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आप हर बार ये गलतियां पाएंगे अपनी, कभी 10 पाएंगे, कभी 8 पाएंगे, कभी 7 पाएंगे, बट धीरे धीरे करके आप उसको एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि मैम एक क्वेश्चन से जेआरएफ छूट जाने का दुख मैं समझता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो इस बार कोरोना के टाइम पर वेट करते करते 11 महीने बाद मुझे वो सफलता मिली। सोचिए अब कहां पर जो सफलता दिसंबर में मिलनी चाहिए थी, वो अगले साल जाके नवंबर में मिली उसको, ठीक ना। तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे वो गलती ना करें और दोबारा इस विशेष साइकिल में बार बार ना फंसे। एक बार आओ, अच्छे से प्रिपेयर करो 3-4 महीने, और जेआरएफ लेके निकलो। आपने टेस्ट सीरीज की बात की और दूसरा प्रश्न मेरा यही था टेस्ट सीरीज पर ही। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज। तो एक बार फिर क्या आप इसकी इम्पोर्टेंस हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मैम टेस्ट सीरीज तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे जेआरएफ हो। तो टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि जब मैं खुद आप अपना एग्जाम दे रहा था इस बार का, तो मैंने क्या किया था कि पेपर 2 ऑब्वियसली थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो मैंने मुझे जो क्वेश्चन आ रहे थे मैंने उनको तो कर लिया था। मुझे 10-15 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो 15 क्वेश्चन मैंने उसको छोड़ दिया था बाद में करने के लिए। उसमें रेड मार्क दिखाता है उसमें कंप्यूटर में। और इसके अलावा 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मैंने छोड़ दिए थे। इसके बाद मैं पेपर 1 में आ गया। अब पेपर 1 थोड़ा लेंदी होता है, तो करते करते ऐसा हुआ कि लास्ट के 15-20 मिनट में, 15 या 20 मिनट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 15-20 मिनट में हुआ क्या था कि मेरे पेपर 2 की 15 क्वेश्चन, मतलब सिंगल सिंगल क्वेश्चन, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पेपर 1 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छूट गया था, मतलब ओवरऑल 30-35 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं मैं वहीं पर मेंटली हार मान गया था अपने कि भाई इस बार का तो जेआरएफ मेरा गया, क्योंकि अब तो नहीं होने वाला है। फिर थोड़ा सा मैंने स्पीड पकड़ा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा थैंक गॉड अच्छा है, तो मुझे याद है कि उसमें से मेरा 15 में से 14 क्वेश्चन सही था। वो भी एक क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया था जो मैं सिली मिस्टेक था, मतलब मैंने वो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े बिना कॉमन सेंस पे उसका आंसर दे दिया, जबकि कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने पर वो ऑब्वियसली एकदम इजी टू द पॉइंट आंसर था उसका, सही होता। तो बट ये गलती मैं नहीं चाहता हूँ रिपेयर, क्योंकि देखिए अगर मेरा इस बार भी छूट जाता है ऐसे ही, तो फिर से उस साइकिल में फंस जाता मैं, और फिर से अगली बार जून 2021 के लिए मैं तैयारी कर रहा होता। ठीक है, तो ये गलती करने से बचनी चाहिए, इसलिए टेस्ट सीरीज आपको टाइम की इंपॉर्टेंस बताता है। और एक्चुअल एग्जाम में आप क्या गलती कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि मैंने अपने जानने में वहां सही मार्क किया था, बट मैं कहा बी मार्क कर रहा हूँ, वहां एक्चुअल में सी पर क्लिक हो गया, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन जब आपका छूट जाता है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और दूसरी बात ये कि फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि यार नहीं है यार, जेआरएफ मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नेट से ऊपर निकाल नहीं पाऊंगा। ये जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर खत्म हो जाता है ना, तो बहुत ज्यादा घातक होता है, फिर तो आपको अच्छे अच्छे टीचर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे इसके लिए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहे आप करिए, बट एक काम और मैं बोलूंगा कि अब ऐसा भी मत करिए कि उठाकर अब टेस्ट सीरीज लगाने बैठ जाइए, मतलब आपने बिल्कुल कोई बुक नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सोचो कि मैं टेस्ट सीरीज लगाएंगे और उसका जो आंसर होगा हम याद कर लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप एक बार अच्छे से बुक पढ़ लिए हैं तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए टाइम फ्रेम बना करके, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सूरज, दिस इज एन एज ऑफ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो एस्पिरेंट्स को किस तरीके से अपने रिसोर्सेस को मिनिमाइज रख के प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? हाँ मैम, ये क्वेश्चन आपने सही बोला, क्योंकि जैसे यूट्यूब खोलते हैं हम ना, तो किसी टॉपिक पर बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियो बनाया हुआ है। ऑब्वियसली मार्केट है तो सब लोग बनाएंगे, लेकिन एक किसी भी स्टूडेंट को चूज कर लेना चाहिए कि मुझे इस एजुकेटर से पढ़ना है, और वो चूज करने क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि क्या उन्होंने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है। कई बार होता है ऐसे कि कई लोग होते हैं जो कि जोश में उठाते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो जोश में उठाते हैं वो कोई भी टॉपिक और पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बट 1 महीने बाद जोश खत्म हो जाता है, या फिर वो किसी और चीज में बिजी हो जाते हैं, अपना कोई और प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। तो कहाँ उनका पढ़ाया हुआ आपका समझ में आ रहा था, फिर आप बीच में अटक गए। तो कोई भी यूट्यूबर को आप खोलिए, किसी एजुकेटर को खोलिए ऑनलाइन आप, तो उनके प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए कि क्या उन्होंने वो यूनिक वो टॉपिक पूरा का पूरा कवर किया हुआ है, तो उनको आप पढ़िए और एक एजुकेटर को चुन लीजिए आप।
ऐसा मत करिए कि इनसे भी पढ़ लें, इनसे भी पढ़ लें, इनसे भी पढ़ लें, तो फिर आप अनावश्यक रूप से टाइम वेस्ट करेंगे। जैसे कि मुझे याद है कि पेपर 1 के लिए मैंने डायनामिक स्टडी को चुन लिया था। दूसरी बार एक अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं सर का नाम तलवीर सिंह। तो तलवीर सिंह सर के जो पुराने यूट्यूब पर वीडियोस थे उनके अपने चैनल पर, जो कॉमर्स नेट अचीवर्स करके है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए मैंने उनके चैनल से पढ़ा था। मतलब उनके चैनल पर गया, मैं प्लेलिस्ट उठाई मैंने, तो लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड ये दोनों मैंने उनके यूट्यूब चैनल से दोबारा रिवाइज किया था। बट हाँ, कई यूट्यूबर अच्छा पढ़ाते हैं और हमें देखकर लालच भी आ जाता है कि यार मैं इसको भी पढ़ लूं, इसको भी पढ़ लूं, बट हमें ये लालच छोड़ करके एक जगह चुनना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग ये भी है कि ट्राई करिए कि अनअकैडमी के नहीं, उस एजुकेटर के उस टाइम की वीडियो देखिए। क्योंकि होता क्या है ना कि मैम, जब कोई अनअकैडमी या कोई और प्लेटफॉर्म होते हैं तो वो 1 घंटे का स्लॉट देते हैं किसी एजुकेटर को, आपको 1 घंटे पढ़ाना है। तो जो चीज वो एजुकेटर अपने पूरे मेहनत से 20 मिनट में खत्म कर पाते हैं, उस चीज को 1 घंटे तक खींच देते हैं, क्योंकि ओवरऑल उनको 1 घंटा अपना टाइम देना है जॉब की तरह। तो इसमें होता क्या है कि बच्चे भी 1 घंटा चुपचाप देखते रहते हैं, जो चीज वो 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं। तब ट्राई करिए कि ये अप्रोच आप बनाए रखिए। सेकेंड थिंग ये कि बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराते हैं लोग इस पे यूट्यूब पे, आप उनको कर सकते हैं। बट ट्राई करिए कि आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही करिए आप। सूरज, आपने हमारे साथ अपनी बहुत ही डिटेल स्ट्रैटेजी शेयर की। अब आप अब जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैम, एक बात मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि देखो यार, नेट जेआरएफ बहुत ज्यादा कोई तोप चीज नहीं है। जैसे कि एग्जामिन किया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, आओ 35 लाख ले जाओ, 35 लाख ले जाओ, ठीक है, 30 लाख ले जाओ, मतलब नहीं होता है। उसको फेलोशिप अमाउंट को एग्जैगरेट करके जो बताते हैं, तो बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप एग्जाम निकालिए, अच्छा यही रहेगा कि आपको, हाँ, एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी आगे रिसर्च करने के लिए। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए आप ये मत करिएगा कि हाँ, पैसे मिलने वाले हैं तो मैं जेआरएफ का एग्जाम निकाल लूं। क्योंकि इसके बाद जब आप 5 साल रिसर्च में देंगे और अच्छे से आप जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वहां पर, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं भी इस बात को कई बार बोलता हूँ, कि जो जेआरएफ की फेलोशिप अमाउंट होती है वो एक मीठा जहर होता है, जो आपको धीरे धीरे अंदर से खा रहा होता है। तो जो टाइम आपको गेन करने का होता है, जब आप उस टाइम पर ठीक ठाक अमाउंट में पैसे आपको मिल रहे होते हैं आराम से, तो आप थोड़ा सा आप वहां पर रुक जाते हो अपनी लाइफ में, ठीक ना। अगर आपको ढंग से पीएचडी नहीं करनी है या आपको एकेडमिक्स में नहीं आना है, तो मैं कहूंगा कि आप जेआरएफ के चक्कर मत पड़िए। आप आराम से अपना जो तैयारी कर रहे हैं करिए, 1-2 साल लगाइए उसमें और निकाल दीजिए। बट सिर्फ फेलोशिप का अमाउंट देख करके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के चक्कर मत पड़िए। सेकंड थिंग ये कि मैम, हम हमेशा, लॉकडाउन में मेरे साथ एक दिक्कत थी कि मैं बहुत देर तक बैठ के नहीं पढ़ पा रहा था, ठीक है। तो आप एक अपने रूम के सामने एक आप वो कर सकते हैं, ले सकते हैं, पिन बोर्ड खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ पिन बोर्ड आपको, जैसे कि ये वीडियो, ये ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये पिन बोर्ड, ये दिख रहा है ना आपको ऐसे। तो ओके, ये मैम, ये बहुत सारा क्लियर नहीं आ रहा है ऐसे, बट ये पिन बोर्ड आपको ये काम आता है ना, या जब कोई टॉपिक को आप खत्म करने वाले होते हैं ना, तो आप एक कागज में लिख लीजिए उसे। तो मैम, अगर आपको ना क्या करना होता है कि लॉकडाउन में क्या था कि हम बैठ के बहुत देर तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज के दिन में हमें क्या करना है, हमें ये टॉपिक खत्म करना है। आप उसे कागज पर लिख करके, एक कागज पे लिख करके उसे पिन बोर्ड पर आप चिपका दीजिए या पिन कर दीजिए। तो जब आप वो एक टॉपिक खत्म करते हो ना, उसको काट देते हो, आप रेड पेन से काट दो, जैसे भी, तो एक आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, मैंने आज 10 टॉपिक में से एक टॉपिक खत्म कर दिया, 2 टॉपिक खत्म कर दिया। सेकंड थिंग ये कि जब पढ़ते हो वहां बैठ के, तो आपके दिमाग में रहता है, नहीं यार, मुझे 10 टॉपिक खत्म करना ही है, तो मुझे एट एनी हाउ जैसे भी जितना जल्दी हो पाया मुझे खत्म करना है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। इनफैक्ट फोन में आपके ऐसे एक ऐप आता है, वी वी नोट करके एक ऐप आता है, वी नोट। तो उसमें भी सेम पिन बोर्ड की तरह टॉपिक, उसमें भी एक ऑप्शन होता है, ठीक ना, चेक बॉक्स होते हैं उसमें। तो जब आप उसके फोन में अपने विजेट होता है वॉलपेपर पर जो आता है, उसमें सेट कर दोगे, तो जब भी आप अपना फोन उठाओगे, तो आज के टाइम पर हम फोन में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी। यूट्यूब कोई खोल रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है, फेसबुक। तो जितने बार भी आप अगर अपने होम स्क्रीन पे आते हो, तो आपको दिखता है कि ये मेरा आज का टारगेट था, मैंने इसमें से ये खत्म कर दिया, इतना बाकी है। तो अब दोबारा
कहीं ना कहीं आप फोन रख करके फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते हो, ठीक है। 2-3 चीज और होती है, और एक बात और है कि आप अपने जब पढ़ाई कर रहे हो आप, तो अपने फोन में 1 घंटे पर एक अलार्म सेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 4 घंटे का स्लॉट है, आपको शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक, 9 बजे तक पढ़ाई करनी है, तो आप एक अलार्म सेट कर दीजिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, ऐसे। तो होता क्या है कि मान लीजिए कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हैं, कोई वीडियो देखने लगे, या पढ़ने कुछ और गए, पढ़ना कुछ और शुरू कर दिए। जैसे मेरे साथ ऐसा हमेशा होता था कि मैं पॉल साइंस पढ़ने गया और पढ़ना शुरू कर दिया मैं पबैड, मतलब पबैड अलग से पढ़ना शुरू कर दिया मैं। तो जब आप 1 घंटे बाद आपका जो अलार्म बजता है, तो कहीं कहीं अगर आपका दोबारा माइंड रिमाइंड करता है कि भाई ये तुम तो ये करने आए थे, ठीक है। ये मेरे साथ प्रॉब्लम थी, और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लड़के हैं जो कि कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं एक साथ पढ़ने के लिए, तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आप नेट या जेआरएफ तभी आप प्रिपेयर करो जब आपको आगे इसमें पीएचडी करनी है सच में अच्छे से। ये नहीं होना चाहिए कि बस आप देखा देखी पाप देखा देखी धर्म होता है ना, कि बहती गंगा में आप भी आ जाओ, तो ये काम नहीं करना चाहिए मैम, क्योंकि फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और जहां पर आप कहीं अच्छा प्रिपेयर करके आप कहीं सिलेक्शन ले सकते थे, आप उसी में रह जाएंगे, उतने पर रुक जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। मुझे लगता है जो भी दर्शक आज हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी से बहुत इंस्पायर होंगे और एक ड्राइविंग फोर्स अपने आप को पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सूरज जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैम।